स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो देखिए, विधानसभा भर्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस दौरान एक्सपर्ट कमेटी ने विधानसभा पहुंचकर बंद कमरों में कई दस्तावेज खंगाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने गड़बड़ी की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिन्होंने अब कामकाज भी शुरू कर दिया है। भर्तियों की जांच के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं विधानसभा के 3rd फ्लोर पर मौजूद हूं और ये विधानसभा अध्यक्ष का ही रूम है, कार्यालय है। और आप देखेंगे तो तमाम जो मार्शल हैं वो सुरक्षा में तैनात हैं, क्योंकि जो जहां पर मार्शल तैनात है इससे आगे किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं है। बाहरी नहीं बल्कि विधानसभा के अन्य कर्मचारियों की भी इसके अंदर एंट्री नहीं की जा रही है। इसीलिए मार्शल यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं। जो जाँच कमेटी है वो पूरी तरह से 2 दिन से लगातार जो काम है अपने जाँच का वो लगातार कर रही है। कई पत्रावलियां उन्होंने यहां से खंगाली है। भर्तियों में किस तरह की चीज़ें रखी गई हैं, क्या नियमों को माना गया है, वो सभी चीज़ों की पत्रावलियां जो कमेटी है वो जांच कर रही है। इसके अलावा जो विधानसभा की नियमावली है उसका भी अध्ययन पिछले 2 दिन से ये कमेटी कर रही है। 3 सदस्यीय कमेटी है और तीनों जो सदस्य हैं वो पूर्व IAS रहे हैं और एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने शनिवार को इस कमेटी का गठन किया था और शनिवार के बाद रविवार और सोमवार को भी ये कमेटी विधानसभा में आई थी और तमाम जो पत्रावलियाँ हैं, तमाम जो कागजात हैं वो उन्होंने देखे हैं। और अभी भी देखिए, बंद कमरे में जो जांच कमेटी है वो अपना काम कर रही है। सभी मार्शल्स को यहाँ बुला लिया गया है ताकि बाहरी व्यक्ति की यहाँ किसी भी तरह से एंट्री ना हो। और एक बात ये भी कही जा सकती है कि जांच कमेटी को 1 महीने के अंदर अपना जो निर्णय है, अपनी जो जाँच है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपनी होगी और किसी भी तरह की अनियमितता यदि जाँच में पाई जाती है तो उन तमाम नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। 2012 से लेकर 2022 तक की जो नियुक्तियाँ हुई हैं पहले दौर में, उन नियुक्तियों की जांच कमेटी कर रही है और जांच कमेटी अपनी 1 महीने के अंदर जो रिपोर्ट तैयार करेगी वो फिर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी। तो चलिए, कैसी ये जांच कमेटी आज जांच कर रही है और जांच के लिहाज से आज का दिन कैसे खास रहने वाला है, ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा इस वक्त देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जांच शुरू हो गई है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज का दिन कैसे खास रहने वाला है जांच के लिहाज से और अब तक क्या कुछ हुआ है मौके पर? आइसु, देखिए, पिछले 2 दिन से ये जांच कमेटी लगातार विधानसभा में पहुंच रही है और अपने तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी जानकारी तमाम जो कर्मचारी हैं वहाँ जो अधिकारी लोग हैं उनसे ले रही है। जितने भी पत्रावलियाँ मिली हैं उनका अध्ययन जांच कमेटी कर रही है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने तमाम जो VIP लोग हैं उनकी चेहतों की जो विधानसभा में भर्ती हुई थी उसके बाद इस जाँच कमेटी का गठन किया था। तीनों प्रशासनिक अनुभव ये अधिकारी रखते हैं और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि जहाँ पर ये कमेटी बैठी है, विधानसभा अध्यक्ष का जो कार्यालय है उसी कार्यालय के बगल में एक रूम इस कमेटी को दिया गया है। उसी रूम में बैठकर कमेटी पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है और जितनी भी पत्रावलियां हैं उनको मंगाया जा रहा है। जिन लोगों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है सिर्फ वही 2 कर्मचारी हैं वो अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी विधानसभा के कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति की उसमें एंट्री नहीं दी जा रही है। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तौर पर ये कमेटी अपना काम कर रही है। और इसमें महत्वपूर्ण बात एक ये भी है क्योंकि जो विधानसभा सचिव का जो कार्यालय सीज किया गया था वो अभी सीज ही रखा गया है। ये विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही जो भी दस्तावेज कमेटी को चाहिए होंगे वो ले सकते हैं और उनको भी बुलाया जा सकता है। तो ये अभी फिलहाल कह सकते हैं कि शनिवार और के दिन जब कमेटी का गठन हुआ था, रविवार को और सोमवार को कमेटी ने कुछ प्राथमिक तौर पर चीज़ें वहाँ देखी थी और आज से पूर्ण रूप से सभी जो पत्रावलियाँ हैं वो उनको मिलनी शुरू हो गई हैं। जाँच कमेटी को जो भी नियमों के तहत भर्तियाँ हुई हैं या बिना नियमों के तहत भर्तियाँ हुई उनकी पत्रावलियाँ उनके पास पहुँच गई हैं और वो उनका अध्ययन शुरू कर दिया है। इसमें एक बड़ी बात आयुषी ये भी है कि इसमें कई ऐसे बड़े नेताओं के नाम इसमें आए थे। विधानसभा में सचिवालय में तमाम जो लोगों की भर्ती की गई थी इसमें तमाम बड़े नेताओं के नाम थे, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात हो। उसके साथ साथ ही अधिकारियों के तमाम इसमें नाम सामने आए थे। तो उसके बाद ही इस कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने एक बड़ी तत्परता के साथ, यानी कि यूँ कहें क्योंकि 1 महीने का वक्त है और 1 महीने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कमेटी के पास, इसलिए रविवार के दिन से ही कमेटी ने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है और कमेटी पूरी तरह से विधानसभा सचिवालय में बैठकर हर तरह से देखने वाली बात है कि कहां तक ये जो जांच है पहुंचती है। बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आप बने रहिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए भाजपा आज अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी होगी और आज से पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। हरिद्वार जिले में हो रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आज
ये संभावना है कि बीजेपी की तरफ से अपनी पहली लिस्ट जारी की जाएगी। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी होने की संभावना है। तो आज से पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और चलिए, पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आज माना यह जा रहा है कि भाजपा की तरफ से अपनी पहली सूची जारी हो सकती है, क्या और जानकारी आपके पास? देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभी ये बात कही है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए 2 बार की बैठकें उनकी हो चुकी हैं और अब क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए शुरू हो गया है, तमाम जो अन्य पार्टियां हैं उनकी तरफ से कई नामांकन कर दिए भी गए हैं। आज उनका दौर शुरू है और 8 तारीख तक नामांकन ये चलने वाला है। तो बड़े नेताओं से बातचीत करके आज शाम तक भाजपा अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी और उसके बाद संभवतः माना जा रहा है कि कल शाम तक दोनों लिस्टें जो भाजपा तैयार कर रही है पंचायत चुनावों के लिए वो जारी कर दी जाएगी। क्योंकि हरिद्वार पंचायत चुनाव भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी जो निकाय चुनाव आने वाले हैं उसे एक रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है और बड़ी चुनौती भी भाजपा की हरिद्वार में रहने वाली है क्योंकि हरिद्वार जिला एक ऐसा जिला है जहां पर भाजपा विधानसभा चुनावों में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। कांग्रेस और बसपा का भी बड़ा अच्छा ग्राफ माना जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हरिद्वार का जो पंचायत चुनाव है भाजपा के लिए साख की बात बना हुआ है। इसीलिए हर प्रत्याशी पर पूरी तरह से नजरें बनी हुई हैं और ये कोशिश की जा रही है कि एक ऐसे जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जो भाजपा को जीत हासिल करा सके। कई लोगों की भाजपा की सदस्य कई लोगों ने लिए हरिद्वार के, तो भाजपा को ऐसा लग रहा है कि जो लोग दूसरी पार्टी से टूटकर भाजपा में आ रहे हैं वो भाजपा को संजीवनी दे सकते हैं। इसीलिए कुछ देरी लिस्ट में की जा रही है। संभवतः ये माना जा रहा है क्योंकि आज शाम तक भाजपा अपनी पंचायत चुनावों की लिस्ट जारी कर देगी। जी चलिए, धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार जिले में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई बदलाव हुए हैं और इस पर ग्रामीणों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी है और इसी को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की है हमारे संवाददाता विनीत त्यागी ने। हरिद्वार जिले में करीब 1.5 साल बाद जो है पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। मैं अभी एक ग्राम में पहुंचा हूं, हमारे साथ कुछ यहां पे ग्रामीण मौजूद है। आइए उनसे मैं बातचीत करूँगा कि उनका क्या कहना है कि पंचायत चुनाव जो है करीब 1.5 साल बाद होने जा रहे हैं। काफ़ी आप लोगों को इंतजार था कि अपना जो है जिला पंचायत सदस्य मिले, प्रधान मिले, तो उसको लेकर पहले आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। चुनाव की इंतजार तो सभी को थी, 1.5-2 साल चुनाव पीछे हो गए हैं। जनप्रतिनिधि बहुत ज़रूरी है, लेकिन चलो जो भी टेक्निकल फॉल्ट रहे उनकी वजह से अब चुनाव आया है तो एक उत्सव की तरह इसको मनाना चाहिए और अच्छे तरीके से चुनाव लड़े, सब अच्छे प्रत्याशी लड़े, जीत कर आए ताकि गांव का विकास हो सके, काम हो सके। नए नियम निकाले इस बार उम्मीदवारों के लिए कि जो है घर में शौचालय नहीं तो उम्मीदवार का जो नामांकन है वो रद्द हो जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा फैसला है चुनाव आयोग का। कुछ ऐसे कड़े निर्णय लेने चाहिए चुनाव आयोग को कि जिससे जो डमी प्रत्याशी हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो ऐसे काम नहीं कर सकते तो वो बहुत हट जाएंगे और अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे। शौचालय तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, भारत सरकार भी इसके लिए स्वच्छता अभियान में चला रही है। तो देखिए, UKSSC पेपर लीक मामले में अब तक वैसे तो कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मगर मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और उसका साथी योगेश्वर राव अभी भी STF की गिरफ्त से बाहर है। STF को लगता है कि ये दोनों पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है जिन्होंने कंपनी से डायरेक्ट ही करोड़ों रुपए की डील की थी और खबर ये भी है कि दोनों विदेश फरार हो चुके हैं। हालांकि STF इनकी तलाश में दर्जनों ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है और इन पर गैंगस्टर में मुकदमा भी दर्ज है। वहीं गिरफ्तारी नहीं हुई तो जल्द कुर्की का वारंट भी जारी होगा। तो विदेश फरार हो सकता है मूसा, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कहीं ना कहीं 2-3 जगह पर नकल कराई गई थी। एक हल्द्वानी के सेंटर से जो कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था, साथ ही साथ इसमें धामपुर जो उत्तर प्रदेश का वहाँ भी पाए गए थे और एक हमारी लाइन चल रही थी जिसमें कुछ कर्मचारी जब वो PRD एक्स PRD जवान और जो कुछ कोर्ट के कर्मचारी थे जिनके माध्यम से परीक्षाओं को अलग अलग जगहों पर लीक करके कराया गया था। तो सभी जगह से कहीं ना कहीं हमारे जो लिंक मिले हैं वो जो हमारे मुख्य सरगना और जो उत्तर प्रदेश से जो हमारे 2 लोग हैं जो फरार हैं, सादिक मूसा और जो योगेश्वर राव, वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद हम सारी चीज़ों को स्पष्ट कर पाएंगे कि उनका रोल आगे कहाँ तक था या वो कब से इसमें लिप्त थे। तो UKSSC में जो जांच की आंच है वो कहां तक पहुंची और अब क्या चल रहा है फिलहाल मौके पर, ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो 2 मुख्य मास्टरमाइंड हैं वो विदेश फरार हो गए हैं। क्या इनपुट पुलिस को मिले हैं, STF को मिले हैं, जो ये बात सामने आ रही है कि दोनों विदेश फरार हो गए हैं? और अगर सच में ये दोनों विदेश फरार हो गए हैं तो अब आगे क्या प्रशासन की तैयारी है?
जी देखिए, बिल्कुल जैसे एसटीएफ की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी और तकरीबन 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो पहले ये माना जा रहा था कि जो मास्टरमाइंड है वो एसटीएफ के कब्जे में है। लेकिन अब जाकर इस बात का खुलासा हो चुका है कि जो मूसा है और जो उसका साथी है योगेश्वर राव, ये दो ऐसे नाम हैं जो इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड हैं और ये करोड़ों की डील सीधे कंपनी के मालिक से करते थे, जो राजेश चौहान है। राजेश चौहान पहले ही अरेस्ट हो चुका है, जिसके बाद इन तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ है। इसी बीच खबर यह है कि ये दोनों लोग एसटीएफ की इस गिरफ्त से बचने के लिए विदेश फरार हो चुके होंगे। तो ऐसे में हालांकि अभी भी तकरीबन 1 दर्जन एसटीएफ ऐसे ठिकानों पर इन लोगों की लगातार दबिश दे रही है जहां पर ये लोग हो सकते हैं। तो इसकी कार्रवाई लगातार की जा रही है। अभी हाल ही में 21 ऐसे लोग जो स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी हैं, उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो गई है। ऐसे में सादिक मूसा और योगेश्वर राय की अगर बात की जाए तो इन दोनों लोगों पर अब कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जिसको लेकर एसटीएफ अब आगे लगातार कार्यवाही कर रही है और जल्द ही इनके जो तमाम ठिकाने हैं, इन्होंने जिस तरीके से पैसे लेकर एक अकूत संपत्ति अर्जित की है, उस पर कुर्की होगी और तमाम जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे इस मामले में कई परतें खुलते जा रही हैं। हालांकि लगातार गिरफ्तारियां हैं, लेकिन जो बड़े नाम हैं जो करोड़ों की डील करते थे और उसके बाद जो तमाम, चाहे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के चाहे हाकम सिंह, शशिकांत, इन तमाम जो पीआरडी जवान अरेस्ट हुए, इनसे इनका संपर्क होता था कि ये छात्रों को लाएं, ऐसे छात्रों को जिनको कॉन्फिडेंस में लेकर पैसा लिया जाए और अपनी बात को कहीं बाहर ना बोले। तो इसमें मास्टरमाइंड के सामने भी चुनौती है रवि, ये बड़ी चुनौती है कि कैसे आखिरकार इन दोनों मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए, उत्तराखंड की भर्तियों में हो रही गड़बड़ी को लेकर टिहरी में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों का ये कहना है कि एक तरफ तो मेहनती युवा परीक्षा पास करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नकल माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे में छात्र ये मांग कर रहे हैं कि भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। 15 लाख में जो उत्तराखंड सरकार द्वारा और हकम सिंह रावत जैसे दलालों द्वारा युवाओं के साथ शोषण किया गया, 15 लाख में उनकी नौकरियां बेची गई, उसके खिलाफ आज उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जो एनएसयूआई के हमारे साथियों, पीजी कॉलेज के साथियों और सभी संगठन के जो हमारे साथी थे, उनके द्वारा यहाँ पे पुतला दहन किया गया। यूके ट्रिपल एससीसी के उस मामले में सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उससे उचित कार्रवाई हो। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप में गैस रिसाव का यह मामला है। एसडीएम और सीएफओ की तबीयत बिगड़ी है। गैस रिसाव की चपेट में ये दोनों अधिकारी भी आए थे। किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा अस्पताल में एडमिट हैं और सीएफओ वंश बहादुर को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो एसडीएम और सीएफओ की तबीयत बिगड़ी है। और चलिए विकास फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या अपडेट है दोनों की हेल्थ को लेकर, क्या जानकारी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर में गैस का रिसाव हुआ था, उसके बाद में 2 दर्जन 3 दर्जन से जो लोग थे, स्थानीय लोग, वो जो उसकी चपेट में आए थे। इसके साथ ही 1 दर्जन जो अधिकारी थे प्रशासन के, पुलिस के, वो भी इसकी चपेट में आए थे। तो उन लोगों को जिला अस्पताल में उपचार देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन अब जो किच्छा के एसडीएम हैं और उधम सिंह नगर जिले के सीएफओ मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं, उनकी हालत बिगड़ी है। उनका बीपी जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। इसको देखते हुए किच्छा रोड स्थित निजी अस्पताल है, उनमें इन दोनों अधिकारियों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में इनका उपचार किया जा रहा है। और फिलहाल जो है इनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। लगातार इनके बीपी जो है वो गिरता जा रहा है, वो चिंताजनक का विषय है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखिए, गैस रिसाव की चपेट में ये दोनों अधिकारी आए थे, जिसके बाद लगातार जो इनका स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है और दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगे बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अनाथ बच्चों के लिए शेल्टर होम का उद्घाटन किया। ये शेल्टर होम एक निजी संस्था की तरफ से संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही 200 अनाथ बच्चों के लिए बाल आश्रय योजना की शुरुआत हो चुकी है। तो आज से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस शेल्टर होम की शुरुआत की है। 200 अनाथ बच्चों को इस शेल्टर होम से आश्रय मिलेगा और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके की। पूरे विधि विधान से आज इस शेल्टर होम की शुरुआत की गई है और एक निजी संस्था की तरफ से ये शेल्टर होम संचालित किया जा रहा है। 200 अनाथ बच्चों के लिए बाल आश्रय योजना की भी सीएम ने आज से शुरुआत कर दी है।
उत्तराखंड में हर भर्ती में घोटाले का जिन सामने आ रहा है। जहां अभी तक वन दारोगा भर्ती पर भी सवाल उठ रहे थे, उसमें भी गड़बड़ी का कबूलनामा सामने आया है। हालांकि सीएम धामी के आदेश पर एसटीएफ जांच कर रही है, जिसके तहत अब एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने छात्रों से लाखों रुपए लिए थे। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में रोजगार के नाम पर धांधली आम बात है। बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक हो रहा। भर्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन उन पर घोटाले का जिन कुंडली मार कर बैठ जाता है। ऐसी कोई भर्ती नहीं और ऐसी कोई सरकार नहीं जिस पर सवाल न उठे हों। उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती ऑनलाइन कराई गई थी, लेकिन नौकरी के नाम पर ठगने वालों ने इस भर्ती को भी नहीं छोड़ा। सीएम धामी के आदेश के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने जांच के आदेश दिए तो एसटीएफ की जांच में धांधली की पुष्टि हुई, जिस पर अब वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल का कबूलनामा सामने आया है। चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधनिष्ठ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा की गई है और एसटीएफ उसकी जांच के लिए आदेश हुए। तो जो एसटीएफ की जांच में पाया जाएगा तो फिर वन विभाग उसके जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगा। साल 2021 में 16 से 25 सितंबर के बीच वन दरोगा भर्ती ऑनलाइन कराई गई। 316 पदों के लिए 18 शिफ्टों में परीक्षा हुई, लेकिन अफसोस यहाँ भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। मिला तो सिर्फ नौकरी के नाम पर धोखा। हैरानी की बात यह है कि परीक्षा भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए हुई थी। ये वही चयन आयोग है जो पेपर लीक के मामले में सवालों के कटघरे में है और अब एक और भर्ती में धांधली की पुष्टि साफ तस्दीक करती है कि आयोग में बैठे बाबुओं ने न केवल देवभूमि के युवाओं को ठगा, बल्कि सरकार को भी चूना लगाने में पीछे नहीं रहे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और देखिए, उत्तराखंड में अब जल्द ही सख्त भू कानून लागू हो सकता है, क्योंकि भू कानून के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी है। 80 पन्नों की इस रिपोर्ट में 23 सुझाव भी दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ बचाने का सपना साकार होने वाला है। जिस कानून की मांग उत्तराखंड में लंबे वक्त से हो रही थी, वो कानून जल्द लागू होने वाला है। भू कानून को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। 80 पन्नों की इस रिपोर्ट में 23 सुझाव हैं, जिन पर सीएम धामी पहले तो मंथन करेंगे, फिर संभव हुआ तो भू कानून में संशोधन भी किया जाएगा। फिलहाल इस समिति ने 80 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसमें 23 संस्तुतियां रखी गई हैं। और इसमें खास रूप से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि है उसको लेकर विशेष बल दिया गया है कि उत्तराखंड की जो कृषि भूमि है उसको जब खरीदा जाता है तो उसमें रिजोर्ट, होटल और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, जबकि उत्तराखंड में जो कृषि का क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। वहीं तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जल्द ही इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। जुलाई 2021 में सीएम ने कमेटी का गठन किया था, जो राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों के लिए जमीन की आवश्यकता और भूमि संरक्षण पर काम करेगी। अवैध कब्जों के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें, गतिविधियां बढ़ती हैं और धार्मिक स्थल बन रहे हैं अवैध रूप से। वन क्षेत्रों में, नदियों के किनारे या सार्वजनिक जो भूमि है, इसलिए हमने उसमें ये प्रावधान किया है, ये संस्तुति करी है कि इसमें सख्ताई बरती जाए। और उसके अलावा एक प्रावधान, एक संस्तुति और हमने भी ये भी की है कि किसी प्रकार के जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीदते हैं या निर्माण करते हैं, तो उसके लिए जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जिन बातों पर फोकस किया है उसमें विकास के लिए निवेश और रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी शामिल है। साथ ही जमीन का गलत इस्तेमाल न हो, इस पर भी फोकस किया गया है। भू कानून कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 5 सदस्य हैं। इसमें समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार हैं। सदस्य के तौर पर 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीएस गर्ब्रियाल और अरुण कुमार ढोंडियाल शामिल हैं। डेमोग्राफिक चेंज होने की शिकायत करने वाले अजेंद्र अजय भी इसके सदस्य हैं। साथ ही सदस्य सचिव के रूप में राजस्व सचिव आनंद वर्धन भी शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें हिमाचल के भू कानून की झलक देखने को मिल सकती है। वैसे भू कानून उत्तराखंड के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। राज्य के गठन के बाद से ही भू कानून की मांग उठने लगी थी। ऐसे में अब ये सपना साकार होता दिख रहा है।
कि उत्तराखंड में जो कृषि का क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है, वहीं तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जल्द ही इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के लिए आगे बढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ ही और भी तथ्य इसमें शामिल किए जाएंगे और लोगों से भी इसमें राय ली जाएगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और भू कानून को लेकर जो भी संशोधन जरूरी होगा वो किया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत है। लगातार इस पर चर्चा होती रही है और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, जिम्मेदारी मिली, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। और महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा के दौरे पर है। इस दौरान रेखा आर्य ने अपनी विधानसभा सोमेश्वर क्षेत्र का दौरा किया। रेखा आर्य ने रमीला डूंगरी और नेकाना गांव में बने 2 पुलों का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि 2010 और 2013 की आपदा के दौरान पुल बह गए थे और करीब 285 लाख की लागत से इन पुलों का निर्माण हुआ है। पुल बनने से इलाके के कई गांव के ग्रामीणों को फायदा होगा। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जहां उन्होंने 2 पुलों का दऊ में हमारे 2 ये महत्वपूर्ण पुल, जो कि एक नेकाना में और दूसरा रमीला डुंगरी में था, वो बह गए थे, जिसके कारण से आज तक वह पुल नहीं बन पाए थे और जिसमें डिज़ाइन से लेकर अन्य चीज़ों को लेकर काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट उसमें ऐसा था और कुछ कोरोना कालखंड के कारण जो है काम में पिछड़ा हो गया था। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे क्षेत्र की आवाज़ सुनी, जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने का आज मुझे लाभ यह हुआ कि आज हमें इन दोनों ही पुलिया का जो है आज शिलान्यास किया गया। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।